Hello students, welcome to RS Group of Schools ऑनलाइन क्लासेस। आई एम रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि ज्योग्राफी का है और उसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। लेकिन इस वीडियो में हम आज सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर हम देखते हैं तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रेखाएं अक्षांश हैं और कौन सी देशांतर हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या देखते हैं, एक ग्लोब हम आपको दिखाएंगे। उस ग्लोब में हम आपको डायरेक्शन बताएंगे, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्यों ज़रूरी है और उसमें जो डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, हम लोग दिशाओं का ज्ञान कैसे करेंगे। और उस ग्लोब के थ्रू ही हम बताएंगे कि कौन सी रेखाएं अक्षांश होती हैं और कौन सी देशांतर होती हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस ग्लोब को। बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे हाथ में एक ग्लोब है। तो ग्लोब वास्तव में होता क्या है, ग्लोब क्या होता है कि पृथ्वी का एक मॉडल होता है, एक प्रतिरूप होता है जिससे हम या फिर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक छोटा रूप मान सकते हैं। तो ग्लोब से हमें ना पृथ्वी की वास्तविक आकृति पता चलती है, बल्कि हमें उस पर स्थित विभिन्न तरह के जो अपने यहाँ महासागर हैं तथा महाद्वीपों की वास्तविक स्थितियों का भी और उनकी दूरी किस दिशा में है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ग्लोब से पता चलता है। अब से कुछ समय पहले जब इनके ये मॉडल नहीं बने थे, ग्लोब नहीं बना था, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी कि डायरेक्शन के थ्रू समझना और एक जगह से दूसरी जगह को देखना समझना, उनकी दूरी कितनी, सब चीज़ों में परेशानी होती थी। ग्लोब, अगर ये जो ग्लोब है इसको देखा जाए तो सबसे पहले जो ग्लोब जो है, जो मानचित्रकार थे, किसने इस ग्लोब को बनाया था? मार्टिन बीहेम ने बनाया था, 1492 में बनाया था। इसके बाद जो एक जर्मन मानचित्रकार हुए जिनका नाम क्या था, 1515 से तथा 1520 ईस्वी में उन्होंने ग्लोब बनाया, उनका नाम था जोहानिस शोनर ने। और उस पर तत्कालीन ज्ञात संसार को, जो उस समय था, जैसी वहाँ की स्थिति, जैसे राज्य थे, जैसी कंट्रीज़ थी, उनको उन्होंने उस ग्लोब में प्रेजेंट किया। यद्यपि हम मानते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, फिर भी ग्लोब की कुछ अपने लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसमें पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदियाँ भी हैं और ये छोटे तो हैं नहीं, बहुत बड़े हैं। तो एक कल्पना की गई है, ग्लोब को लेकर के कल्पना की गई है और उसमें रेखाएं खींची गई, इसीलिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को काल्पनिक रेखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन सी? देखिए, ये ग्लोब में जब हम ऊपर यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो रेखाएं लंबी खींची जाती हैं, लंबी खींची हुई होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबी रेखाएं, यानी जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई रेखाओं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के गोला, जो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के गोले पर उत्तर से लेकर के दक्षिण ध्रुवों को मिलाने के लिए खींची गई रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखा भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो कहा गया ये वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समूह में होती हैं। किस में होती हैं? समूह में होती हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर, मतलब यहाँ, ये तो यहाँ से आके यहाँ पे ख़त्म हो गया क्योंकि इसके आगे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो एक समूह में पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ऐसे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में विषुवत वृत्त के समांतर खींची हुई मान ली गई। अब विषुवत वृत्त क्या होता है? आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक डार्क कलर की लाइन दिख रही है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये 2 इक्वल पार्ट्स में जो, जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है। अगर बॉल को हमें बीच से अलग करना हो तो वहाँ पे सेंटर पे हम एक लाइन खींचेंगे तो उसके 2 टुकड़े कर देंगे। तो सेम वैसे पृथ्वी के भी जो है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में पृथ्वी बटी हुई किस, और ये 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये कैसे बांटी गई, और जो इसको बांटने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसका नाम क्या है?
विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम जो है अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं कि पूरब से ऐसे घूम के, ऐसे है कोई चीज़ तो ऐसे घूम के पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई समांतर रेखा यानी बराबर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज का मतलब क्या होता है, लेटी हुई। पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं जो कि क्या होती हैं, काल्पनिक होती, जिनकी सिर्फ कल्पना की गई है, काल्पनिक होती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में क्या इतना बड़ा ये संसार है, इतनी बड़ी पृथ्वी, इसमें किसी तरह की रेखा क्या एक्चुअल में खींची जा सकती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ग्लोब बनाया गया, इसमें रेखाएं खींची गई और इसीलिए हम इनको इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है, 180 होती है। 90 डिग्री जो होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में होती है, और 90 डिग्री कहाँ पे होती हैं, दक्षिणी ध्रुव में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी ऊपर वीडियो में देखा है पहले कि जो है अक्षांश रेखाएं जो है किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं और क्या होती हैं, क्षैतिज होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो कि कहाँ से होती हैं, पूरब से पश्चिम। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची जाती हैं। कैसे खींची जाती है, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या हुआ, लेटी हुई, जो काल्पनिक होती है, इन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 180 होती है। 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री भूमध्य ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, तो भूमध्य रेखा के ऊपर 90 डिग्री और भूमध्य रेखा के नीचे 90 डिग्री, तो मिला के हमारा कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाते हैं। तो पिक्चर में हम देख सकते हैं कि इसी पिक्चर को अगर हम ग्लोब मान लें तो हम देखते हैं कि इसमें हम अक्षांश रेखाओं को कैसे समझेंगे। तो इस ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है। आप देख रहे हैं कि इस ग्लोब के बीचों बीच में एक सेंटर पे रेखा खींच दी गई है, जिसे 3 नामों से जानते हैं। पहला तो एक भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और दूसरा हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। यह रेखा क्या होता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। रेखा खींची गई तो पृथ्वी के अब क्या हुए, 2 पार्ट्स हो गए। पहला क्या, उत्तरी गोलार्ध बन गया, और दूसरा जो है दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और एक को इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं। अब जो रेखाएं लेटी हुई हैं, सबसे सिंपल समझिए, जो रेखाएं लेटी हुई उन्हीं को हम लैटिट्यूड कहते हैं, और लैटिट्यूड किसको कहते हैं, अक्षांश रेखाओं को कहते हैं। अब इसमें देखिए कि ये जो भूमध्य रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें एक रेखा मिलती है। ये मुख्य अक्षांश रेखाएं 5 आपकी बताई गई हैं। तो जो ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री की रेखा खींची है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के नीचे भी 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद भूमध्य रेखा के जब थोड़ा सा हम कर्क रेखा से और ऊपर जाते हैं तो एक रेखा हमें और मिलती है, एक अक्षांश रेखा हमें और मिलती है, जो कि 66.5 डिग्री की होती है नॉर्थ में। इसको हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थ में है। इसके बाद मकर रेखा के नीचे यानी भूमध्य रेखा के जब दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, मकर रेखा से थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो हमें एक रेखा और मिलती है, अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। और ये भी हमारे कितनी डिग्री की होती है, 66.5 डिग्री की इसको भी माना गया है। बच्चों, अब ये जो इक्वेटर है हमारा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री की जो ये रेखा है, इसके ऊपर यानी कौन सा गोलार्ध पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध हमारा जो है, उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री के अंतराल पर 90 रेखाएं खींची गई हैं। कितनी रेखाएं खींची गई, 90 रेखाएं, यानी 1 डिग्री हमने इसको मान लिया,
1 डिग्री इसको मान लिया, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तरी गोलार्ध में 19 रेखाएं खींची गई हैं। और इसमें जो है देखते हैं कि भूमध्य रेखा की सेम यही चीज़ नीचे भी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर यहाँ पे भी रेखाएं खींची गई हैं। और कितनी रेखाएं? 90। अब 90 प्लस 90, 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी 90 हमारा उत्तरी गोलार्ध में हो गया और 90 जो है दक्षिणी गोलार्ध में हो गया। तो जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अक्षांशों की कुल संख्या जो है ग्लोब पर कितनी होती है? 180 डिग्री की होती है। 90 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में और 90 डिग्री भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती हैं। बच्चों कई बार जो है कई बुक्स में जो है 180 डिग्री दी होती है टोटल अक्षांश रेखाएं जो है, और कहीं कहीं पर 181 भी दिया होता है, क्योंकि जब जहाँ पर 181 दिया होता है तो वहाँ पर 1 डिग्री को ऐड कर लिया जाता है, जो इक्वेटर को ऐड करते हैं। इक्वेटर भी तो एक हमारे अक्षांश रेखा है, तो इसकी भी डिग्री अगर हम 1 डिग्री इसको ऐड कर लेंगे तो 180 में +1 करेंगे तो 181 डिग्री हो जाएगी। बट आपकी बुक में जो है अक्षांशों की कुल संख्या 180 डिग्री बताई गई है। तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है ये, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जो है वो सबसे बड़ा वृत्त या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मानी जाती है, जबकि ध्रुव मात्र बिंदु रह जाते हैं। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे यहाँ ये माने गए हैं, ये क्या है? बिंदु रह जाते हैं। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर मानी गई है। 2 अक्षांश के रेखाओं के बीच की दूरी कितनी मानी गई? 111 किलोमीटर मानी गई है। और टोटल जो है अक्षांशों की संख्या कितनी मानी गई? 180 मानी गई है। स्टूडेंट्स कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जैसे कि अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी रेखा है जो अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। तो कौन सी ऐसी रेखा है? इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। अगला है कि जैसे भूमध्य रेखा क्या सबसे लंबी रेखा होती है? तो हाँ, भूमध्य रेखा जो है वो सबसे लंबी रेखा मानी जाती है। ये भूमध्य रेखा सबसे लंबी रेखा मानी जाती है। और अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है? तो हमेशा कैसी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। और कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जो भी हमने पढ़ा था। इसके बाद भूमध्य रेखा के आधार पर पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का मानव निर्मित एक मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है, नमूना होता है। और जो ग्लोब पर खींची हुई पूर्व से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक जो रेखाएं होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर भूमध्य रेखा के समांतर आगे बढ़ने वाली रेखाएं जो है अक्षांश के समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला हम देखते हैं इसमें, जैसे ग्लोब के मध्य में दोनों ओर के बिंदुओं को मिला के खींचा हुआ, अगर दोनों बिंदुओं की ओर से मिला के खींचा हुआ क्या कहलाता है? विषुवत वृत्त कहलाता है। और पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी के चारों ओर घूमती है। काल्पनिक धुरी हम एक मान लेते हैं, उसी के चारों ओर घूमते हैं। और इस धुरी के 2 सिरे होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और ध्रुवों के बीच खींची गई पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली को एक काल्पनिक रेखा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। आई होप कि आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। सो थैंक यू। ये तो हो गई थी हमारी अक्षांश रेखाएं। अब आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है।
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 360 डिग्री होती है। तो देखते हैं सबसे पहले देशांतर रेखा होती क्या है। तो पृथ्वी के गोले पर उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने के लिए खींची गई कल्पित रेखाएं समूह में देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी वो रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं तो उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब जैसे ही पृथ्वी के गोले के मध्य में ग्लोब को जो है ऐसे डिवाइड किया जाता है, तो अब जो है ये ग्लोब या अर्थ, इसको अगर हम मानते हैं तो ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला कौन सा, ये हमारा हो गया पूरब और ये पश्चिम में बढ़ जाती है। अब जो ये सीधी लाइन यहाँ खींची जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यानी मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो और इसी रेखा को हम और क्या बोलते हैं, इसी रेखा को हम बोल सकते हैं ग्रीनविच टाइम। इसी को हम ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं या प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, जो कि हमारे जो अर्थ में पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध को में बदल जाती है। जैसे ये हमारा, जैसे ही ये रेखा खींची गई तो ऐसे ये इस पार्ट को हम पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे और इस पार्ट को हम पूर्वी गोलार्ध मानेंगे। ये जो रेखा होती है वो लंदन के निकट ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अतः इसे ग्रीनविच रेखा माना जाता है और इसी के आधार पर सभी देशों का समय निर्धारित होता है। ये एक समय मानक भी मान लिया जाता है और इसी को बेस बनाकर सारे देशों का जो है समय निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच रेखा 0 अंश देशांतर होती है। इसका जो होता है डिग्री होती है, ये 0 डिग्री की होती है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है, ये जो पूर्वी गोलार्ध है, देखते हैं, ये जो हमारा पूर्वी गोलार्ध है, तो ये यहाँ पे हमने जो है लाइंस जो है ड्रॉ की जाती हैं, कितने तक की, 180 डिग्री तक की जाती हैं, जिनको डिवाइड यहाँ पे किया गया 30, 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 और फिर आकर के 180 हो जाता है। तो यानी ये इस तरफ से जब ऐसे अर्थ जाती है तो यहाँ पे, और इससे इधर से जब जाती है तो 180 डिग्री दोनों तरफ, चाहे वो पूरब में 180 डिग्री और पश्चिम में भी 180 डिग्री मिला करके जो है 360 डिग्री हो जाती हैं। अब इसमें देखते हैं कि पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तथा पश्चिम में भी सेम ऐसे रेखाएं होती हैं। तो हमारी जो कंट्री इंडिया है, हमारा देश कहाँ पर आता है, वो उत्तर में आता है, उत्तर पूरब में आता है इंडिया। तो जो है जो देश है हमारा वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, अर्धवृत्ताकार हो जाती हैं। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। कैसे घटती जाती है, अब जैसे मान लीजिए ये लाइन यहाँ से उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और ये यहाँ पर आती है तो ये घट जाती है। यहाँ की जो मैक्सिमम दूरी होती है वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर आते आते वे इसी में पॉइंट में मिल जाती है। तो इनके जो बीच की दूरी होती है ध्रुवों की, वो धीरे धीरे क्या होता है, घटती जाती है और ध्रुव पर जाकर सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाती, चाहे वो ये वाला बिंदु हो, यहाँ से आई यहाँ मिल गई, ये वाली रेखा भी इसी में मिलेगी, ये रेखा भी इसी में मिलेगी, यानी सब वो इसी में मिलती जाती हैं। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान की स्थिति तथा समय का ज्ञान किया जाता है। देशांतर रेखा से हम का जो मेन उद्देश्य क्यों बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई कि इसके द्वारा जो हम समय और स्थिति का पता लगा सकते हैं।